हम में विश्वास नहीं हो पाता कि स्टूडेंट और एक इंसान ऐसे दहशत में कैसे जी सकता है। आज एहसास होता है जब आसपास लोगों को हमें देखने को मिलता है। आपने इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पर हटा दी है लद्दाख में, आप ऐसे दहशत में कैसे लोगों को रख पा रहे हो अंदर? उनके अंदर फियर जनरेट होगा, ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। फियर जनरेट होगा तो रिटेलिएशन होता है, वो मॉब बन जाता है। आप आराम से लोगों से बात करोगे तो हम सुनेंगे, हम वेलकम करेंगे। जिस तरीके से हमने लद्दाख में प्रदर्शन देखे, कहीं ना कहीं उसको नेपाल से जोड़कर देखा जा रहा था कि नेपाल में जो जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ, और आप अभी जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से एजुकेशनलिस्ट और स्टूडेंट्स को दबाया जा रहा है इस सरकार में, उसका क्या असर होने वाला है? देखिए, जो नेपाल में चीज़ हुई, मैं उस चीज़ को बहुत सपोर्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वायलेंस के खिलाफ हमारा देश है, ये गांधी का देश है। ये जितनी भी लोग गालियाँ दे सत्ता में ना बैठकर, पर सत्ता में बैठने के बाद सबको गांधी के आगे झुकना पड़ता है। तो ये गांधी का देश है, यहाँ पर वायलेंस नहीं चलेगा। पर जिस तरह से ये लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और इतने सेंसिटिव एरिया में, तो उस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं। और ये गवर्नमेंट बहुत इंटेंशनली ऐसे शब्द इंस्टिगेट करने के लिए मासेस को जेनजी जैसे शब्द यूज़ कर रही है। आज से पहले तो आपने जेनजी की बात नहीं किया, और जो लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग 25 से बड़ी उम्र के हैं, समझदार लोग हैं। कौन जेनजी है? जेनजी कौन से वो एज में आता है? बट आप ऐसे इंस्टिगेट नहीं कर सकते हो मासेस को, इंस्टिगेट करके, ताकि आप खुली छूट हो जाए आपको अटैक करने की मासेस पे कि तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो वैसा किया था। जैसे कि बहुत ओपनली एनआरसी वगैरह के प्रोटेस्ट के टाइम कुछ मंत्रियों ने बोला था, कुछ मिनिस्टर्स ने ऊपर बोले थे कि गोली मार। तो ये चाहते कि इंस्टिगेट कर रहे हैं मासेस को। पर हम कोई अनपढ़ मास नहीं है ना, मॉब अनपढ़ नहीं है, हम पढ़ लिख के बात कर रहे हैं। आप अगर लद्दाखी स्टूडेंट से बात करेंगे, आप अगर हिमालयन बेल्ट के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे एरिया से आती हूँ जो काफ़ी कम पॉपुलेशन है, हमारे पास सिर्फ सही में एक ही चीज़ है जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वो है हमारी पढ़ाई लिखाई। तो हम पढ़ा लिखा यूथ है, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पढ़ा लिखा का मतलब बिल्कुल भी शिक्षा से नहीं होता है, समझ से होता है। तो समझदार है, हम समझते हैं चीज़ों को, तो आप ऐसे हमें वो नहीं कर सकते, भड़का नहीं सकते कि जेनजी बोल के हमें भड़का दो या ऐसे कुछ चीज़ें। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट जो है, जो सोनम वांगचुक को लेकर हो रहा है, लगातार लोग अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका कुछ असर होगा? क्योंकि 2020 में इन्हीं दिल्ली दंगों में हमने देखा था, दिल्ली में वो लोग जो आज तक हिरासत में हैं, यूएपी उन पर लगाया गया है, उनके ट्रायल्स नहीं शुरू हुए हैं। इसी जंतर मंतर से उनके परिवार आके गुहार कर रहे हैं कि कम से कम न्याय तो मिले, ट्रायल तो शुरू हो। आपको लगता है एनएसए में इतनी जल्दी कोई कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि अब एक और नया क्रांति आ गया है देश में। जो कोई बात पहले क्लाइमेट पे कर भी नहीं रहा था, अब सोनम वांगचुक जी के अरेस्ट के बाद शायद क्लाइमेट पे बात हो रहा है। जहाँ जहाँ लोगों को सफ़र करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, और ये इतना बड़ा इशू है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। लाइक नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हमें अभी भी कम्युनल चीज़ों में बड़ा कार्य है। तो जहाँ जहाँ क्लाइमेट की वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, सोनम वांगचुक जी का नाम सब लोग याद रखेंगे। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन, वो एक विचार बन चुके हैं। जो क्लाइमेट पे इंसान बात कर रहा था, क्लाइमेट की वजह से 6 शेड्यूल मांग रहा था, बहुत सारी अन्य चीज़ें, तो आप उनको भुला नहीं सकते हो। अब वो बहुत रेलेवेंट हो चुके हैं। आपने खुद ने हर बार रेलेवेंट बनाते हो आप लोगों को, आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और ये जहाँ पर भी चीज़ें होती रहेगी, ये चीज़ें मुद्दे उठाए जाएंगे। एक तरफ जो दूसरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उनको विलन, आपने नेशनल मीडिया पे शायद देखी होंगी रात को जो डिबेट्स होती हैं, विलन हीरो या विलन, इस तरीके के बाकायदा टाइटल्स के साथ शोज चलाए जा रहे हैं, उसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अब सबको समझ आ रहा है, क्योंकि देश के हर कोने में कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है। तो अब सबको समझ आ रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन विलेन है, कौन हीरो है। अगर आपको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है ये हमारे राजा हैं, ये हमारे हीरो हैं, तो आपको खुद को पता है कि कौन विलेन दिख रहा है और कौन हीरो दिख रहा है। क्योंकि जब हम लोग भी सोशल मीडिया पे इन चीज़ों के बारे में शेयर कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो 90% लोग, आज स्टूडेंट्स मोर ओवर, बहुत एजिटेटेड हैं इन हरकतों से। क्योंकि हम लोग बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं ना, रील देखने के लिए, चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा नहीं पा रहे हो, हॉस्टल्स नहीं खोल पा रहे हो, तो क्या करेगा यूथ? अब यूथ को आप खुद ही एजिटेट कर रहे हो, कुछ काम दोगे, कुछ चीज़ों पे बात करोगे, तो शायद उसके पास कोई चीज़ होगी, वरना वो एजिटेटेड ही रहेगा। देखिए, पिछले 2 साल से जो फ़िलिस्तीन में जारी है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि एक तरफ जो इजराइल कत्लेआम कर रहा है वो तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो ये है कि फ़िलिस्तीन की आवाम अपनी मुक्ति की लड़ाई के लिए, अपने कौमी आज़ादी की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वो चुप नहीं बैठ रही है, वो रेजिस्ट कर रही है। वो कोई पैसिवली उनके ऊपर दमन हो रहा है और उस दमन को चुपचाप बर्दाश्त कर रही है, वो कौम है नहीं। और आज फ़िलिस्तीन की आवाम देश भर की और दुनिया भर के तमाम इंसाफ पसंद लोगों को एक संदेश दे रही है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है, आज अगर इस कत्लेआम पर आप चुप बैठे रहेंगे तो अपने देशों में भी होने वाले जबर, अपने देशों में होने वाले जो गैर बराबरी है, जो आपके देशों में आपके
सत्ताएं जो आपके हक अधिकार छीनने की पूरी साजिश कर रही है, आप भी उसके लिए अभिशप्त होंगे। और इसलिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अगर यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं तो वो यही ऐलान करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम फ़िलिस्तीन की आवाम की आज़ादी की लड़ाई के साथ खड़े हैं। और हम हिंदुस्तानियों से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता है जो खुद 200 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी का दंश झेल चुके हैं। इस पूरे मामले में पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पा रही? सब बच रही, चाहे मुस्लिम कंट्री वो भी बच रही है। देखिए ज़ाहिरा तौर पे मैं जहाँ तक अरब देशों की बात है, उनकी हुकूमतें तो पहले ही जो है इस मसले पर इस पूरे कॉज को बिट्रे कर चुकी हैं। इसके अलावा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जो हुकूमतें हैं उनका इजराइल के साथ कुछ साझा नहीं होगा। उनका इजराइल के साथ इसलिए साझा है क्योंकि जो पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो अमरीकी साम्राज्यवाद है, उनका एक तरीके से मिलिट्री स्ट्रेटेजिक चेक पोस्ट है पूरे पश्चिमी एशिया में इजराइल। और इजराइल, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कई बार इस बात को हाईलाइट भी किया, इजराइल कोई मुल्क नहीं है, इजराइल कोई देश नहीं है, इजराइल कोई कौम नहीं है। इजराइल एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट है जो तमाम इंपीरियलिस्ट पावर्स द्वारा फंडेड है, उनके द्वारा सपोर्टेड है। और इसलिए यही वजह है कि तमाम सरकारें जो हैं वो आज लंबे समय तक इस कत्लेआम पर चुप बैठी थी, लेकिन उन्हें भी आज अपना रुख बदलना पड़ रहा है। क्यों बदलना पड़ रहा है? क्योंकि अगर आप देखें यूरोप से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और हमारे खुद भारत में तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने देशों की सरकारों को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इजराइल से फ़ौरन अपने तमाम ताल्लुकात तोड़ें, क्योंकि इजराइल एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है। वो एक उनका प्रेजेंस वहाँ पर फ़िलिस्तीन के लिए, ना सिर्फ फ़िलिस्तीन के लिए ख़तरा है बल्कि दुनिया के हर इंसाफ पसंद नागरिक के लिए ख़तरा है। ये जो अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है शांति का, क्या ये लगता है आपको सफल हो पाएगा? ये प्रस्ताव सफल होगा कि नहीं होगा ये तो अटकलबाजी होगी। मेरा ये मानना है, और इस पर फ़िलिस्तीन के अवाम ने ही खुद जवाब दे दिया है कि फ़िलिस्तीन का मुकद्दर फ़िलिस्तीन के लोग तय करेंगे। सफल असफल क्या होगा वो अपने इंपीरियलिस्ट एजेंडा से कोई प्रपोजल देंगे। हमें पता है कि नहीं चाहता शांति हो, शांति बिना इंसाफ के। मेरा नाम आकृति है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और मैं इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन के साथ जुड़ी हुई हूँ। 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, जो प्रिजन ब्रेक किया था हमास ने, वो उसके बाद से हम लोग लगातार, मतलब उससे पहले से भी पर उसके बाद से लगातार हम लोग बहुत सक्रिय तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, देश भर के अलग अलग इलाकों में BDS मुहिम के तहत, यानी कि बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट और सैंक्शन मुहिम के तहत दिल्ली के अलग अलग ऐसे कंपनीज़ और ऐसे एंटरप्राइजेज़ हैं जैसे कि स्टारबक्स या डोमिनोज़ या फिर पिज़्ज़ा हट, ये जो तमाम ऐसे एडिडास और रिलायंस ट्रेंड्स, खुद रिलायंस की कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनियां जिन्होंने इजराइल के साथ गठजोड़ किया है, गठबंधन किया है, बिजनेस टाइज किए हैं, उनके खिलाफ हम लोग बॉयकॉट मुहिम, बहिष्कार मुहिम चला रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे खुद के देश ने जो पीछे 200 साल की गुलामी जब हमने झेली थी और अंग्रेज़ी सामानों का बहिष्कार करते थे, सड़कों पर जुलूस निकालकर उन्हें जलाते थे। और BDS की मुहिम कोई बहुत नई मुहिम नहीं है, बहुत पुरानी मुहिम है। अफ्रीका के तमाम कंट्रीज़, अफ्रीका के तमाम ऐसे देशों को अपार्थाइड स्टेट से मुक्त कराने के लिए, ऑक्यूपेशन से, कॉलोनियलिज्म से मुक्त कराने के लिए BDS का जो ये मुहिम है वो काफ़ी कारगर रहा है हमेशा से, और इसको ही हम लोग चला रहे हैं। इसी के तहत अभी जो सुमुद फ्लोटिला, जो 40 से भी ज़्यादा नाव गाज़ा की ओर राहत सामग्री लेकर कूच कर रहे थे, उन पे जो अटैक हुआ, उनको जो उनके एक्टिविस्ट्स को किडनैप किया गया, आम सिटीजन्स जो लोगों के लिए, मतलब बच्चों के लिए खाना, दवा, इलाज लेकर जा रहे थे, उन पे अटैक किया गया, उसके खिलाफ और गाज़ा की लड़ती जनता, फ़िलिस्तीन की लड़ती जनता के समर्थन में हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर उतरे हैं। और दिल्ली में ही नहीं, इजराइल का ये कहना ना, शुरुआत तो हमास ने की थी ना। देखिए, हाँ, तो शुरुआत हमास ने तो एकदम ही झूठ और फरेब की इन्होंने पुलिंदे जो इन्होंने बांध रखे हैं। शुरुआत कोई 7 अक्टूबर को शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत 3 दशकों पहले, 1948 से पहले जो वर्ल्ड का मैप है उसमें इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। बेलफोर्ड कमीशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटानिया सरकार ने एक कागज़ के टुकड़े पर साइन करके उसका बदला हमला करके लेगा हमास। तो फिर
फिर क्या भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु जब जालियांवाला बाग में जो हमले हुए थे उसके खिलाफ जब पूरी तरह से सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने जब पार्लियामेंट में बम का धमाका किया था ये कहकर कि लोगों को मतलब बम फेंककर बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके की ज़रूरत है, तो फिर क्या वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे थे? आप लोग यहाँ पे आकर फ़िलिस्तीनी जनता के लड़ते संघर्ष के खिलाफ अगर यहाँ पे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और झूठ खबरें जो ऑलरेडी जो पूरे देश भर में दुनिया भर में फैली हुई है, तो फिर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहूँगी। ज़रूरी है कि हम फ़लस्तीन का इतिहास पढ़ें, जैसे हमने खुद अपने देश के लिए 200 साल की लड़ाई लड़ी है और उसको जीता है, वैसे ही फ़लस्तीनी आवाम लड़ाई लड़ रही है।